नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाई गई न्यूज़ेस हैं। तो कई दिनों से ये पहली न्यूज़ चर्चा में है, जो कि केरल के अंदर जो डेवरेस्ट स्प्लिट हुआ, मतलब एक लैंडस्लाइड टाइप की एक घटना हुई। तो ये घटना न्यूज़ में आ गई, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रही है। और ये मानसून के टाइम पे, हर टाइम पर, है ना, जब जब मानसून आता है इंडिया में, तब हर टाइम पर ये न्यूज़ में रहती है ना। केरल का जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, क्योंकि वायनाड उसी रीजन में पड़ता है, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं वहाँ पर आम हो जाती हैं, है ना। बस यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके बताए हुए हैं यहाँ पर चीज़ें कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। तो यूपीएससी का पूरा होलिस्टिक व्यू हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस कौन कौन सी चीज़ें हमारी यूपीएससी के लिए काम की हैं, राइट। तो सबसे पहली न्यूज़ ही है अपने पास कि वायनाड में यहाँ पर डेब्रेस्ट स्प्लिट हुआ। अब यहाँ पर डेब्रेस्ट स्लिप का मतलब सिंपल है, हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके की लैंडस्लाइड, राइट। तो एक तरीके की लैंडस्लाइड हुई केरल के अंदर। तो द हिंदू की न्यूज़ है, राइट। अब यहाँ पे परिभाषा दी हुई है किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी, चट्टान, पेड़ पौधे, जो भी मलबा है, पूरी तरीके से जब पानी से संतप्त हो जाते हैं ना, तो अपनी पकड़ खो देते, क्योंकि यहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती। और लेटराइट सॉइल का कॉन्सेप्ट ये होता कि उसको पानी मिलता है और वो पानी सोखता है, तो क्या होता, वो अपनी जो पकड़ होती, मजबूती होती, वो खो देती, राइट। तो एक तरीके से वो क्या तरल की तरह की बहने लगती, जैसे नदी बहती उसी के तरीके से ढलान से बहना शुरू कर देती। तो उसे ही हम डेब्रेस्ट स्लिप कहते। तो एक लैंडस्लाइड का ये पार्ट है, राइट। लैंडस्लाइड के कई सारे टाइप होते, तो उसके अंदर डेब्रेस्ट स्लिप नाम से उसका एक टाइप है। तो इसकी विशेषता यही बताया कि बहुत तेज गति से चलता है, राइट। देन मकान, पुल सबको नष्ट कर देता। साथ में बताया कि वायनाड के अंदर रीज़न क्या है इसके पीछे, कि लेटराइट सॉइल पाई जाती, जो पानी सोखते ही क्या हो जाती, ढीली हो जाती, मतलब अपनी मजबूती खो देती। और यही मेन कारण बनता है किसका, डेब्रेस्ट स्लिप का, ठीक है। तो ये डेब्रेस्ट स्लिप के बारे में बताया, लैंडस्लाइड के बारे में बताया कि वायनाड में ही क्यों होती है ऐसी घटनाएं, क्योंकि वहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती। और जो वेस्टर्न घाट के स्लोप्स हैं, तो जो वहाँ की ढलानें हैं, वो उसको और बूस्ट कर देती है ना। जितने ज़्यादा ढलान होगी, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स होने के कारण क्या होगा, उससे ज़्यादा ही ये घटनाएं मानसून के टाइम पे ज़्यादा नजर आएंगी, राइट। तो आगे की बात ये है कि इसके अंदर कि कई सारी जान भी गई, है ना। तो ऐसा वो नंबर तो याद नहीं रखने बस, लेकिन बहुत बड़ी घटना है, दुख की बात है ये, ठीक है। तो लेकिन तथ्य की बात करेंगे तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट केरल के वायनाड जिले के अंदर है ये, है ना। वेस्टर्न घाट वाला जो नीलगिरी वाला एरिया है। तो प्रभावित क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पे मेप्पाड़ी, ठीक है, मुंडकई, चुरलमारा कि मतलब इतना समझो कि वायनाड वाला जो एरिया है उतना ही केरल वाला एरिया, लेटराइट सॉइल पाई जाती, जो पानी को सोख के क्या होती, अपनी जो मजबूती होगी उसको खो देती। अब क्या है इसके रीज़न, कि इसके पीछे कई और भी रीज़न है। जैसे कि आपको मालूम कि वेस्टर्न घाट एक इको सेंसिटिव जोन में आता है ना। तो मतलब एक ऐसा एरिया है कि वहाँ पर पेड़ों को काटना या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करना, तो वो कहीं ना कहीं इलीगल हो जाती चीज़ें। तो उसके लिए दो कमेटियाँ बनी थी, है ना। कि दो कमेटियाँ बनी थी, एक का नाम है माधव गाडगिल कमेटी, एक का नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। तो माधव गाडगिल कमेटी ने ये कहा था कि हमें पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को बचा के रखना है, 100% इसको सुरक्षित रखो, ठीक है। तो 2011 में आई थी ये, और सरकार ने 100% थोड़ा उनको ठीक नहीं लगा, तो इसको नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन कस्तूरी रंगन समिति जो बाद में आई 2013 में, तो इन्होंने कहा था कि समथिंग समथिंग 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर दो, राइट। तो वो यहाँ पे इको सेंसिटिव जो जोन है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता, जो पर्यावरण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, वहाँ से इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट आता, ठीक है। कि मतलब एक कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास का रीजन को हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते, कि यहाँ पे उस जो एक्टिविटी होंगी, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी, उनको रेगुलेट वगैरह करा जाएगा, राइट। जिससे जो अंदर नेशनल पार्क है, कोर एरिया है, उसको प्रॉब्लम ना हो, राइट। नोडल एजेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे जीएसआई, है ना, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसकी नोडल एजेंसी है, जो जितनी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करने वाली ये घटना, ठीक है, एजेंसी है, गॉट इट। अब मेंस की बात करोगे तो मेंस में इसके कई कारण होता है, जैसे प्राकृतिक कारण कि अत्यधिक वर्षा हो गई वहाँ पर, और वर्षा हो गई, यहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती, मजबूती खो दी, उसने जल धारण करा, मजबूती खो दी, देन उसके बाद वो स्लोप के चलते फिसलने लगी। तो वो ये घटनाएं वहां पर हुई, राइट। देन उसके बाद भौगोलिक संरचना की बात करोगे तो वही पश्चिमी घाट जो घाट है उसकी जो ढलानें हैं वो काफ़ी स्टीप हैं, और जब ढलानें स्टीप होंगी तो क्या होगा,
वो चट्टानें और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा लगेगा तो और खिसकेंगी, है ना। पानी रेस रेस का चट्टानों तक पहुंचता, मिट्टी को फसलों के पीछे चिकनी सतह पर प्रदान करता था, तो एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है ये चीज़ें। तो वही यहाँ पर दिया गया, पश्चिमी घाट की ढलानें बहुत स्टीप हैं, यहाँ की मिट्टी की परत उथली है, मिट्टी की परत, और नीचे कठोर चट्टान है, क्योंकि कौन सा एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, डेक्कन वाला एरिया है ना, पेनिनसुला प्लेट्यू वाला। तो पश्चिमी रिस्क जो पानी रेस रेस का चट्टानों तक पहुंचता और मिट्टी को फिसलने में इसको मदद करता, ल्यूब्रिकेंट का काम करता। ठीक है, तो ये भौगोलिक संरचना के बारे में बात होगी, क्या क्या रीजन होते हैं। मानव जगत की बात कर दी यहाँ पर कि भूमि का उपयोग में परिवर्तन। भाई पहले प्राकृतिक वन थे, है ना, प्राकृतिक वन थे, और वो मिट्टी को अच्छी तरह जकड़े हुए थे। अब उनकी कटाई करके रबड़, चाय, इलायची, इन सब की बागान लगा दिया आपने। तो वही बताया कि प्राकृतिक वन जो है मिट्टी को अच्छी तरह बांध के रखते, जबकि जो बागानी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं ऊपर ऊपर से होती, ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तो एक ये रीज़न है कि जड़ें उस तरीके से गहरी है नहीं, तो मिट्टी को क्या ही पकड़ेंगी वो फिर। ठीक है, ये एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब इंसानों की गतिविधियाँ हो रही हैं उसके कारण। कि और अवैज्ञानिक निर्माण। अब ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन अवैध रिसोर्ट बनाना, सड़कें, होम स्टे, ये सब बनाना, है ना, तो वही है कि स्लोप की जो स्टेबिलिटी होती है उसको कमज़ोर हो जाती है। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी पहाड़ों पे हो गए या ऐसे सेंसिटिव जोन हो गए, ठीक है, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी करोगे, आपकी किसी कोई भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं करोगे, मतलब उसके बियॉन्ड जाओगे, तो वो प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। फिर अवैध खनन, ये और बड़ी समस्या है कि वहाँ पे लोगों को पत्थर चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे पत्थर चाहिए, और मिनरल्स मिल रहे बहुत सारे, तो उनमें दरार करने के लिए विस्फोट करे जाते हैं, उनमें दरार करने के लिए विस्फोट करे जाते हैं। अब विस्फोट कर दिए तो वहाँ पे मानसून के टाइम पे पानी भर जाता है, और फिर वहाँ ये भी एक कारण बनता है भूस्खलन का। ठीक है, वो ये मिट्टी रेस रेस के पानी में पहुंचेगा, भाई लुब्रिकेंट का काम करेगा, तो ये सब रीज़न हम लिख सकते हैं। इम्पैक्ट की बात करोगे तो जनहानि ऑब्वियस बात हुई है ना, और वायनाड एक तरीके से फेमस है लैंडस्लाइड के लिए। गॉट इट। तो इस बार भी बहुत दुखद घटना हुई वायनाड में, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर बुनियादी ढांचे का विनाश, नदी अपना रास्ता बदलती, जिससे पुल बह जाते, संचार नेटवर्क ठप पड़ जाते, या दो शहरों के बीच में जो कनेक्शन होते वो टूट जाते। तो जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो भी टूट जाते, मतलब उनके बीच में कोई संपर्क नहीं रहता है। जैसे कि अभी देखा था बीच में रील्स वायरल हो रही थी, कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी केरल के वायनाड वाले एरिया में, कि ठीक है, कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिंक प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से ठप्प पड़ गया था, है ना, वहाँ से पानी आ रहा था। फिर इकोसिस्टम को भी नुकसान होता है यहाँ पर, जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऑब्वियस बात है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लोरा फौना को बचाने की जरूरत है, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, इन सब गतिविधियों से इन सब जो फ्लोरा फौना है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये भी ये प्रभाव में आएगा, ये क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जो लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, इंसानों की गतिविधियों से लैंडस्लाइड हो रही, और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से एक नेटवर्क बनाता है, एक कनेक्शन चेन बनाता है। ठीक है, फिर आगे की राह में वही सेम चीज़ जो गाडगिल रिपोर्ट है उस पर बात करना, है ना, आपने कस्तूरी रंगन समिति पे की रिपोर्ट पे बात करी, गाडगिल समिति ने भी इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी, उस पर भी बात कर लो थोड़ी सी, है ना। तो इसके जो भी नियम बने उसको सख्ती से पालन हो, है ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी होती वो बहुत अलग होती। ऑन पेपर तो बहुत कुछ लिखा होता, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस तरीके की बात नहीं होती। देन उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, अब मौसम विज्ञान है, ठीक है, और भी जो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो ऐसे कई सारी बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर, कई सारी बॉडीज़ हैं, उनके बीच में तालमेल होना ज़रूरी है ना। और साथ में ये बताया कि माइक्रो लेवल का जो चेतावनी प्रणाली है उसको विकसित करना चाहिए, और ये कर भी रही, भारत सरकार ये कर भी रही, है ना। केवल जो बारिश की भविष्यवाणी है वो काफ़ी नहीं है। जैसे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता कि आपके 1 घंटे में या 3 घंटे में तेज़ हवाएं चलेंगी या बारिश होगी, तो इसके अलावा भी हमें और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत होगी। जैसे कि मान लो बारिश हो रही तो उसके इम्पैक्ट भी बता दिए जाएँ कि यहाँ पर ये इम्पैक्ट हो सकते, है ना, कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, जब ये बॉडीज़, जब ये संस्थाएं हैं वो एक साथ मिल के आएंगी, तब जाके ये चीज़ें पूरा होलिस्टिक कवर होगा, राइट। मिट्टी की नमी की बात, है ना, ढलान की स्थिरता, ये सब चेतावनी तभी जारी होंगी जब ये सारी जो बॉडीज़ हैं, जितने भी संस्थाएं हैं वो साथ साथ मिलकर काम करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैपिंग करना, जो भी ऐसे एरिया हैं संवेदनशील एरिया हैं जहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता,
तो वही यहाँ पर कि उनको रेड जोन घोषित करना है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो, वहाँ पर मानव जो आवास है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके, मतलब एक तरीके से मैपिंग करना उस जगह की जो ज़्यादा खतरनाक एरिया है ना, मानसून के टाइम पे या किसी भी टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एक तरीके से उसकी मैपिंग करना। फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, यार भाई रिस्टोरेशन करो, सबसे बेहतरीन तो यही है ना। बायो इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे मिट्टी का कटाव को रोकना वगैरह। तो मेरा मेरा मानना है कि अभी भी सबसे बेहतरीन तरीका रिफॉरेस्टेशन ही है, ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका। गॉट इट। क्योंकि प्रकृति को मालूम है किस तरीके से वापस इमर्ज हो सकते और वापस उग सकते, ठीक है, वापस अपने आप को रिस्टोर कर सकते। तो वो प्रकृति जानती है, लेकिन हमने इंसानों ने खिलवाड़ करा उसके साथ। तो इस तरीके से आगे की राह वाला जो प्रीलिम्स बता दिया मैंने, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी टॉपिक्स हैं। और कुल मिला के बात ये है कि जब ये आंसर राइटिंग लिखी जाती तो कुछ ऐसे चीज़ें लिखी जाती, पॉजिटिव चीज़ें लिखी जाती और फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस दिए जाते आगे की राह में, वे फॉरवर्ड्स में, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ऑब्वियस बात है आपदा प्रबंधन वाले जो टॉपिक्स है उससे इंपॉर्टेंट है, साथ में एनवायरनमेंट यानी कि GS3 वाला जो पोर्शन है उसमें भी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए 2 कमेटी ध्यान रखेंगे, एक तो माधव गाडगिल कमेटी और साथ में कस्तूरी रंगन कमेटी, राइट। और ये पूरी न्यूज़ थी, इसका ताना बाना अच्छी तरह देख लिया और मेंस के लिए भी हमने बात कर ली यहाँ पर। तो वही और भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि सतत परिवर्तन जो टूरिज्म है, पर्यटन है ना, सस्टेनेबल, मतलब टूरिज्म भी इस तरीके का हो कि भाई सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का सिंपल मतलब जो आगे की जो जनरेशन है उसके काम में भी आए चीज़ें वहाँ की, इस तरीके से यूज़ करें चीज़ों को, है ना। गॉट इट। और फिर उसका निष्कर्ष की बात यहाँ पे करी गई, तो वो पढ़ सकते हैं आप। ऐसा कुछ काम का नहीं है इसमें, मतलब काम का क्या, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो कर्नाटका की जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं एस जानकी जी, उनका निधन हो गया था। तो वही यहाँ पे बताया, वो ये न्यूज़ में है। तो ऐसा न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये पर्सनैलिटी इन न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट होता, ये बहुत काम का होता, राइट। तो इनका क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन से अवार्ड मिले इनको, तो वो काम की चीज़ें होती है ना। ये थी मशहूर सिंगर जो कई सारी लैंग्वेज में इन्होंने गाने गाए, है ना, प्लेबैक सिंगर थी ये, ठीक है। तो वो यहाँ पे न्यूज़ है कि 11 जुलाई को महान जो भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं, है ना, एस जानकी जी, उनका 88 वर्ष की आयु में उनके कर्नाटका के अंदर निधन हो गया। और कर्नाटक सरकार ने इनका राजकीय सम्मान के द्वारा अंतिम विदाई दी इनके साथ, है ना, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की बात कही यहाँ पर। गॉट इट। देन फिल्म्स के लिए क्या काम का है यहाँ पर, तो एस जानकी जी जो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ वाला टॉपिक होता, तो फिल्म्स के लिए काम की होती चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षिण दक्षिण भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता था। लोग प्यार से इनको जानकी अम्मा भी बुलाते थे, ये इनके निक नेम थे, राइट। गायन का दायरे की बात करेंगे तो 6 दशक, अब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 17 से 22 भारतीय विदेशी, मतलब इतनी सारी भाषाओं में इतने से अधिक रिकॉर्ड किए, मतलब समझ रहे, 48,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यार ये तो, कि उनके मतलब गाने का तरीका इस तरीके का है कि 17 से 20 भारतीय और विदेशी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, जैसे सिंगली जो भाषा है वो श्रीलंका की भाषा है ना। सिंगली जो है श्रीलंका में बोली जाती। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं का, हिंदी, अलग अलग भारतीय भाषाएं विदेशी भाषाओं में ये पारंगत थी। उनमें गाने गाए, और गाने भी कितने भाई, 48,000 गाने। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिकॉर्ड है ये। तो वही यहाँ पे बताया कि आप करिए कि शुरुआत 1957 में तमिल मूवी से करी थी कोई, है ना। फिर सबसे ज़्यादा गीत कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इन नीचे जो द्रविडियन लैंग्वेज है उनमें गाए, राइट। देन उसके बाद क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन, ये थोड़ा पढ़ेंगे इसको। उनकी आवाज़ में विविधता, जो वॉइस मॉड्यूलेशन करते ना, कि किस तरीके से जो एक वेव फॉर्म होती आवाज़ में, तो वो इसी का नाम है वॉइस मॉड्यूलेशन, राइट, ठीक है। तो वह एक ही गाने में बच्चे, युवा, लड़की, बुजुर्ग, महिला की आवाज़ निकालने में सक्षम थी, ठीक है। तो संगीतकार इलैयाराजा एंड गायक SP बाला सुब्रमण्यम के साथ उनकी जोड़ी भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक मानी जाती है। तो ऐसा क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन नाम से किनको जाना जाता है ना। ऐसे वनडे एग्जाम में तो पूछ सकते, ऐसा UPSC में पूछें तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, राइट। लेकिन पर्सनैलिटी इन न्यूज़ के हिसाब से बहुत काम की टॉपिक है ये हमारे लिए। और काफ़ी जानी मानी सिंगर भी हैं, प्लेबैक सिंगर ये, है ना। ना कि साउथ इंडिया की बल्कि पूरे भारत की, ठीक है। सम्मान की बात करेंगे तो इनको, तो इन्होंने क्या करा,
कि एक बार पद्म भूषण को अस्वीकार भी कर दिया था। तो देखो यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 4 बार सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, अब फिल्म में इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर राज्य पुरस्कार, तो विभिन्न अलग अलग राज्यों में 33 से ज्यादा राज्य पुरस्कार मिल चुके, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब होंगे यहाँ से, है ना, अलग अलग राज्यों से। पद्म भूषण के बाद 2013 में सरकार ने इनको पद्म भूषण देने की कोशिश करी, जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है ना। सबसे पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, फिर पद्म श्री आता चौथे नंबर पे। तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क ये था कि भाई ये सम्मान देने में बहुत देरी हो गई और मेरा जो योगदान है वो भारत रत्न की योग्य है। मतलब ये खुद ही कह रही है इस बात को, मतलब कह रही थी। तो ऑब्वियस बात है, इतने सारे गाने रिकॉर्ड करे, बहुत बड़ा नाम है ये, और एक लैंग्वेज में नहीं, कई कई अदर लैंग्वेज में, मतलब 17-20 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियस बात है भारत रत्न के बराबर तो होनी चाहिए दर्जा, है ना। तो वो यहाँ पे है कि इन्होंने अस्वीकार कर दिया पद्म भूषण को। तो ये न्यूज़ में था, ये थोड़ा छोटा सा विवाद था, ऐसा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। गॉट इट। फिर राजकीय सम्मान वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब राजकीय सम्मान का कॉन्सेप्ट ये होता है जैसे कि मतलब कोई पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनके लिए होती है चीज़ें, है ना, जो राज के अंतिम संस्कार दिया जाता है उनके जो पार्थिव शरीर को। लेकिन राज्य सरकार क्या करती, कुछ फेमस लोगों को, वो साहित्य, कला, विज्ञान, सार्वजनिक जीवन में, तो इसमें राज्य सरकार अपने विशेषाधिकार या विवेक अधिकार का यूज कर सकती। तो उनके लिए भी, जैसे कि एस जानकी जो अम्मा जी हैं, उनके लिए भी ये राज्य सरकार ने, जो कर्नाटक की राज्य सरकार है, उसने विशेषाधिकार या विवेक अधिकार का यूज करा और उनको राजकीय सम्मान दिया। गॉट इट। ठीक है, तो राजकीय सम्मान की प्रक्रिया यही है कि पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय जो तिरंगा है हमारा, उसमें उनको लपेटा जाता है। ठीक है, फिर वही पुलिस जो सशस्त्र बल होते हैं उनको गन सैल्यूट देते, बंदूक की समाधि वो सलामी देते, फिर राष्ट्रगान बजाया जाता। तो एक ये राष्ट्रीय सम्मान की बात हो गई है ना, राजकीय सम्मान की। गॉट इट। ये पूरा का पूरा न्यूज़ था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि ये बताया ना, विवाद वाला कॉन्सेप्ट, ये काम का है। ठीक है, और ऐसा फिल्म वगैरह तो काम की है नहीं, तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ में केवल और केवल इतना ही काम का था। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ये है एक क्या है, तोते से फैलने वाला एक वायरस है जिसका नाम है PAVV4। ठीक है, इसका पूरा नाम है पैरट बॉर्न वायरस 4। पैरट बॉर्न वायरस 4 इसका नाम है, और ये पहली बार ऐसा देखा गया कि तोते से फैल रही है चीज़। तो इसकी पूरी न्यूज़ यहाँ पे बताई गई कि द हिंदू की न्यूज़ है ये, है ना, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई। और भारत में पहली बार इस घातक वायरस की पहचान होना जैव विविधता, पक्षी संरक्षण के लिए बड़ी चिंता का विषय है। साथ में ये इंसानों में फैलता या नहीं फैलता उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो ऐसा GS पेपर 3 के लिए मेन टॉपिक है ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है और एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, तो वहाँ से तो आगे बात करोगे इसके वायरस के बारे में। जब देखेंगे तो एक न्यूरोट्रॉपिक, मतलब जो हमारी जो नर्व्स होती ना, तंत्र कह सकते हैं अपन, है ना, नर्वस सिस्टम पे हमला करता है। एक RNA वायरस है, और वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक RNA वायरस, एक DNA वायरस। जो RNA वायरस होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक RNA वायरस होते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से तोते और उनकी प्रजातियों में पाया जाता है। राइट, गॉट इट। देन बीमारियों की बात करोगे तो बीमारी यहाँ पे दी हुई है कि यह वायरस पक्षियों में प्रोवेंट्रिकुलर डेलिटेशन डिसीज, PDD से याद कर सकते हैं इसको, बड़ा सा नाम है, इसको पढ़ सकते है ना। ये घातक बीमारी बना देता, जिसे मकाऊ वेस्टिंग डिसीज भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मकाऊ वेस्टिंग डिसीज, मकाऊ वेस्टिंग डिसीज नाम देते हैं ये बीमारी, मतलब तोते से ये प्रॉब्लम हो रही। फिर प्रभाव क्या होते हैं? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पाचन तंत्र, नसों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है ना। पक्षियों के पाचन तंत्र काम करना बंद कर देते, वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अंततः उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये प्रसार के बाद वही ड्रॉपलेट्स हो गया, मल हो गया, इसके संपर्क में आओगे तो वो संपर्क में आएंगे कोई दूसरे पक्षी, तो उनको भी हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बात आती है जूनोटिक डिसीज है या नहीं। तो बताया कि ये जूनोटिक डिसीज नहीं है, मतलब केवल और केवल पक्षियों में, यानी कि तोते में फैला तो अदर पक्षियों में फैल सकता है ना, इंसानों में नहीं फैल सकता। तो वो यहाँ पे बताया कि अभी तक जितनी शोध हुई है उसका कोई ऐसा हमें एविडेंस नहीं मिला कि इंसानों में ये जो वायरस है वो फैल सकता। तो अभी केवल पक्षियों
और विशेषकर तोता की जो प्रजातियां हैं उसमें ही सीमित है ये, है ना। फिर एविकल्चर क्या होता है? एविकल्चर जो पक्षी होते हैं उनके संरक्षण हो गया, प्रजनन हो गया, और पिंजरे में कैप्टिवेट मतलब पालना, एक तरीके का जो पक्षियों को पालना होता है ना, उनका संरक्षण करना, खाना पीना, उनकी देखभाल करना और उनकी पॉपुलेशन को भी बढ़ाना, तो वो एविकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर खतरे में पड़ी प्रजातियों के बारे में, अब भाई कैप्टिवेटिव ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मान लो वहां तक किसी कैसे भी करके पहुंच गई है मान लो वायरस, तो पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म कर देगा ऐसे, तो ये तो काफी खतरनाक भी है। तो भारत में कई विदेशी और दुर्लभ तोतों की प्रजातियां हैं, है ना, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भी हैं। तो अवैध वैध तरीके से पाली जाती। इस वायरस का फैलना अस्तित्व का सीधे खतरा है इनको, वही बताया कि मान लो किसी भी तरीके से फैल गया तो वो फैलता ही जाएगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। फिर चिंताएं का मुख्य कारण ये है कि स्लिप ओवर रिस्क, कि एक बार मान लो फैल गया ये, तो वही वही है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें तबाही मच जाएगी, उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा ये वायरस। गॉट इट। फिर संरक्षण के प्रयासों को झटका। अब आपको मालूम है कि हम अलग अलग पक्षियों के लिए जो भी एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्टिवेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब उनको पकड़ के उनके प्रजनन, उनके संरक्षण के ऊपर काम करते हैं, है ना। और वहां पर मान लो ये वायरस पहुंच गया तो वो जो दुर्लभ प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी और पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा झटका होगा हमारे इकोसिस्टम को, बहुत बड़ा झटका होगा कि वो पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई, है ना। फिर असंगठित असंगठित पेट ट्रेड। असंगठित का मतलब ये होता है कि भाई पेट की कई दुकानें होती, उनको वो इनफॉर्मल लेवल पे होती, है ना, और उनको उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होता। कुछ चीज़ें तो अभी भी इलीगली चल रही, अवैध तस्करी का यूज़ करा जा रहा। तो वही यहाँ पर बात है कि भारत में विदेशी पक्षियों का व्यापार काफ़ी हद तक इनफॉर्मल है, असंगठित है। तो अवैध तस्करी के माध्यम से आने वाले पक्षियों को कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती, और उनमें कौन सा वायरस है, क्या बीमारी है, तो वो तो विदेशों से भारत में आ जाएगा ना, इंडिया में एंटर कर जाएगा। तो वही यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। फिर साथ में कमियां बताई हुई कि बायो सिक्योरिटी का अभाव। अब यहाँ पे वही है कि पक्षियों के आयात के समय उनको क्वारंटीन करना, उनकी जांच पड़ताल करना, है ना, पूरा टेस्टिंग करना, तो उसको सख्ती से पालन ना होने के कारण वायरस प्रवेश करते हैं इंडिया के अंदर। फिर जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी सीमा है, हालांकि मतलब यही इसको पढ़ेंगे जब कि इसमें सुधार तो किए हैं, जैसे साइट्स की जो है ना कन्वेंशन है, तो इस 1972 के जो अधिनियम है उसमें सुधार तो किए हैं, अभी 2022 के टाइम पर हमने किए थे। जो 6 अनुसूचियां थी, जो 6 शेड्यूल थे उसको 4 कर दिया था, है ना, संशोधन भी किया। और एक परिवेश पोर्टल है उसको भी बनाया कि जो विदेशी प्रजातियां आ रही हैं उनका पंजीकरण हो सके, उनका अनिवार्य हो सके पंजीकरण। लेकिन जमीनी स्तर ऑब्वियस बात है, पेपर में कुछ और, जमीनी स्तर पर कुछ और होती चीजें। ठीक है, तो इसकी भी सीमा है, इसको भी पढ़ सकते हैं कि मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती। आगे की रहा कि भाई कठोर क्वारंटीन, जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं बाहर से विदेशी प्रजाति आ रही है उनको अच्छे तरह क्वारंटीन करा जाए और स्क्रीनिंग करा जाए, मान लो कोई प्रॉब्लम निकली तो उनको अच्छी तरह क्वारंटीन करा जाए। देन निगरानी, वही सेम चीज कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग निषाद है, को मिलकर स्थानीय जंगली पक्षियों के में इस वायरस की उपस्थिति की जांच के लिए एक्टिव सर्विलांस शुरू करनी चाहिए। मतलब अपने इंडिया के पक्षियों में ये जांच करनी चाहिए कि कहीं वायरस वहां तक तो नहीं पहुंच गया। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट जो पक्षियों के जो कैप्टिवेटिव ब्रीडिंग करवाते हैं, संरक्षण करते हैं, तो उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। तो ऐसी बात करी उन्होंने। ठीक है, गॉट इट। देन आगे वही जागरूकता, सेम चीज कि जो पशु चिकित्सक हैं, पक्षी पालक हैं, है ना, कि इस वायरस के लक्षण के प्रति, है ना, इस वायरस के में जो भी चीजें हो सकती है उसके लिए हमें शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, केवल रोकथाम ही उपाय है। तो कि जानवरों को किस तरीके से बचाया जा सकता, पक्षियों को किस तरीके से बचाया जा सकता, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस अगर पूछ भी सकते हो, अगर सवाल आएगा भी इस पे, तो वो यही पूछेंगे नाम देके, ये पूरा नाम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, केवल इतना सा पूछेंगे वो, PAVV4 क्या है। तो आप बताओगे ये एक RNA वायरस है जो तोतों में होता, पैरट में होता है अधिकतर, है ना, उनकी प्रजातियों पक्षियों में। क्या ये जूनोटिक वायरस है? नहीं, ये इंसानों में नहीं फैलता, इसलिए जूनोटिक वायरस नहीं है ना, जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता। इसका एक और नाम है जिसका नाम मकाऊ वेस्टिंग डिसीज की बात करी यहाँ पर। गॉट इट। अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो अगला टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड, कि केरला के अंदर ही क्या है, डॉल्फिन मरी हुई पाई गई, है ना। अब उसकी जब ये नेक्रोस्कोपी
नेक्रोप्सी का मतलब ये होता कि जो भी डेड बॉडी होती है ना उसकी स्टडी करना, उसके अंदर क्या क्या वगैरह। तो उस पर देखा गया कि डॉल्फिन की बॉडी के अंदर देखा गया कि इसमें प्लास्टिक पाया गया। तो वो यहाँ पे बताया कि द हिंदू की खबर है कि समुद्री प्लास्टिक पॉल्यूशन और जो घोस्ट नेट है, घोस्ट नेट का मतलब ये होता है कि समुद्र में कोई जो मछली पकड़ने वाला जाला होता, उसका यूज जब नहीं हो जाता, वो खराब हो जाती, तो फेंक देते ये लोग लापरवाही की तरह, है ना, लापरवाही कर देते, फेंक देते समुद्र में। अब वो नीचे जाती तो अ, कई जानवर तो मर के फंस जाते उसमें, है ना, फंस के मर जाते मतलब। ठीक है। और मान लो किसी के पेट में चली गई वो, तो वही माइक्रो प्लास्टिक होते होते पेट में चली गई, तो वो एक तरीके से जहर बन जाती है उनके लिए, है ना। तो वही यहाँ बताया कि केरल की कोझिकोड तट में एक इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, इसका नाम क्या है जो डॉल्फिन मिली है, इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन का शव पाया गया। तो वही सब परीक्षण हुआ तो इसके पेट में प्लास्टिक का जाल मिला। तो वही यहाँ पे दिमाग ये खटका लोगों का, मतलब जो जोग्राफर हैं, साइंटिस्ट हैं, कि भाई ये हो क्या रहा, है ना। प्लास्टिक पॉल्यूशन इस लेवल पर बढ़ गया कि बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, वो चीज़ नुकसान कर रही है अब जानवरों को। ठीक है। तो वही प्लेन्स के लिए मेन है ये डॉल्फिन के बारे में पढ़ना। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो सोसा कोलंबिया है। ठीक है। आवास की बात करें तो हिंद महासागर के उथले और तटीय जल में पाई जाती। ये दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत की तरफ पर पाई जाती पूरी। आईयूसीएन के स्टेटस की बात करूँ तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। और WPN यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, और साइट्स में किसमें, 1 में। तो मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है ये, इसका व्यापार नहीं हो सकता, है ना। एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1। तो बहुत अच्छे लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए इसको। ठीक है। तो व्यापार इलीगल है, इसका पूरा व्यापार नहीं कर सकते आप। फिर गोस्ट नेट, ये क्या है, वही समुद्र में छोड़े गए, खो गए, या मछली पकड़ने वाले जाल जो उनको छोड़ दिया गया, तो वो होते हैं ये, समुद्र फेंक दिया। अब ये जाल क्या, मछली फंसाने का काम करते थे जब तक करते थे, नहीं तो फेंक दिया इनको, है ना। अभी मान लो समुद्र के अंदर वही जानवर है उसमें उलझ गए, तो वहीं पे दम तोड़ दिया उनने, है ना, उनको क्योंकि फ्रीडम नहीं मिली उनको, वही एक तरीके से उलझ गए। देन उसके बाद पेट में चला गया, खा गए, तो उससे क्या टॉक्सिक बन जाता वो पेट में जाके। देन वही चीज़ है यहाँ पर कि फिर वहाँ पर जानवर मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर मरीन स्टैंडिंग क्या है, ये एक ऐसी घटना है जहाँ पे वेल, डॉल्फिन, अन्य स्तनधारी तैर के क्या होते हैं समुद्र के तट पे। जैसे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि वेल हो गई या डॉल्फिन हो गई समुद्र के तट पे आ जाती, है ना, वापस गहरे पानी में नहीं लौट पाते, तो इंसानों को फिर या मशीनों को ढकेलना पड़ता। तो उसी का नाम क्या है, मरीन स्टैंडिंग। तो ये जीवित भी हो सकते हैं और मृत मृत भी। ठीक है। अब जीवित भी आ सकते कि जो लहर होती है इतनी तेज हो जाए कि वो आ जाए जानवर। और जब इंसान कह रहा मैं, जब भी कोई जानवर मर जाता तो ऑब्वियस बात है कि पानी के साथ बहना शुरू कर देगा वो समुद्र की, और वो क्या पर कोस्टल वाले एरिया में आ जाता है वो। ठीक है। तो इसका नाम क्या है, मरीन स्टैंडिंग। फिर समफ्री यहाँ पर, ये क्या, ICR की एक क्या है, शोध संस्था है, रिसर्च करती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, केरल में। पूरा नाम क्या है, इसका नाम है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्था, यानी कि मछलियों के ऊपर रिसर्च करने वाली संस्था है। मुख्यालय कोचिन में है, केरल में, नई दिल्ली में नहीं, कोचिन केरल में, है ना, कोच्चि में। तो वही है कि मछली पालन हो गया, समुद्र की जैव विविधता हो गया, तो उसके ऊपर अध्ययन करना, निगरानी करना, रिसर्च करना, इसके ऊपर काम करता है ये। फिर GS पेपर 3 का मेन काम, मतलब ये टॉपिक GS पेपर 3 का ऑब्वियस बात है ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो मेंस के लिए क्या कारण है कि समुद्र के जीव तट पर जो स्टैंडिंग के मुख्य कारण क्या है, प्लास्टिक एंड घोस्ट नेट जो एंथ्रोपोजेनिक है, इंसानों की हरकतें। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण का मतलब ये होता है कि सिंपल समझो, जो भी डॉल्फिन वगैरह है ना, ये क्या करती है, इको लोकेशन का यूज करती है, मतलब एक वेव भेजती, एक एक वेव का यूज करती ये, और उससे अपना ये मतलब साउंड वेव का यूज करती, तो उससे ये खाना वगैरह देखती, शिकार वगैरह। उसका ना कॉन्सेप्ट का नाम है इको लोकेशन। ठीक है। अब मान लो जहाज का शोर हो रहा, नौसेना के शोर हो रहा, सोनार सिस्टम का यूज कर रहा, तेल की खोज के लिए नेविगेशन सिस्टम, ये सब क्या करते, इसके इको लोकेशन है उसको बंद कर देते हैं। बंद करने का सिंपल मतलब ये जहाज का शोर होएगा, या फिर कोई आप अंडर माइनिंग कर रहा है पानी के अंदर, तो वहाँ पे क्या नॉइस पोल्यूशन होगा, तो अपना जो साउंड है वो नहीं सुन पाएंगे। अब नहीं सुन पाएगी तो भटक जाएगी ये, है ना, वे दिशा भटक कर तटों के पर आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे बताया कि नॉइस पोल्यूशन इनको प्रॉब्लम दे रहा। ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन, ऑब्वियस बात है कि तापमान वृद्धि हो रही है, महासागर की धाराओं को उसमें बदलाव हो रहा।
उनकी डायरेक्शन में, उनके टेम्परेचर में, है ना, बहुत सारे ऐसे फिजिकल चीज़ें होती हैं जो इसमें चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो मछलियों का स्थान भी बदल रहा, तो जिससे समुद्र के जो स्तनधारी हैं नए उथले जल में भटक भटक जाते हैं। ठीक है, फिर वो ये क्योंकि जो नया एरिया है ना, नया एरिया रहेगा वो उनके लिए इतना सूटेबल है या नहीं, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर। फिर अन्य कारण क्या है, बीमारी, बुढ़ापा वगैरह वगैरह, तो ये सब रीजन किसके हैं, स्टंटिंग के, राइट। देन उसके बाद बात करेंगे कि इसके प्रभाव क्या हैं। तो जैव विविधता को नुकसान होना, माइक्रो प्लास्टिक का खतरा। अब भाई जाल फेंक दिया और माइक्रो प्लास्टिक बनता जाएगा वो ऐसे टूटते टूटते, तो वो फूड चेन का, हमारी फूड चेन का ही हिस्सा बन जाएगा। इन दी एंड वापस लौट के हमारे पास ही आएगी मछलियों के द्वारा, है ना, क्योंकि ये पसती नहीं है, वो क्या होता है, मैग्नीफाई होती जाती। ठीक है, फिर आर्थिक नुकसान, घोस्ट नेट कमर से जो मछली फंस मर जा रही है वहाँ पर, तो मछुआरों को भी नुकसान होगा। इंडियन मछुआरों की जो आजीविका है वो भी प्रभावित होगी, है ना। तो इस तरीके से प्रभाव हम ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर अब कुछ कदम भी उठाए जाएंगे, जैसे मार्पोल हो गया, है ना। तो वही है कि इसका सिंपल मतलब है कि मैराइन पॉल्यूशन कन्वेंशन, जो अंदर का पॉल्यूशन है, मतलब समुद्र का पॉल्यूशन है, उसको रोकने के लिए कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है मार्पोल। सिंपल बात है, तो जहाज को द्वारा जो कचरा फेंका जा रहा है उसको रोकता ही है। फिर ट्रिपल जी आई है, ये गोस्ट नेट की समस्या को हल करने के लिए है, नाम देख सकते हो, ग्लोबल गोस्ट गेयर इनिशिएटिव। भारत के स्तर पर जो हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो है ना, उसने स्टैंडिंग गाइडलाइन जारी करी, है ना। जो समुद्र के मेगा फोना है, फोना मतलब जानवर और मेगा मतलब बड़े जानवर, जैसे कि वेल मछली, है ना। तो जो भारत के तटों पर जो मेगा फोना है फंस के आ जाते, तो उनके लिए किस तरीके से हम वापस भेज पाएं, है ना, उसके लिए दिशा निर्देश। तो स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का अभियान भी भारत सरकार चलाती है ना। गॉट इट। तो इस तरीके से भारत और विश्व में किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं जो समुद्र का इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए, यहाँ पर बात करी गई। ठीक है, ये पूरी बात कर दी। अब ये प्रभाव अपने मन से भी ले सकते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपने मन से भी कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते। जैव विविधता को नुकसान होगा, ऑब्वियस बात होगा भाई, है ना। माइक्रो प्लास्टिक, अब वो प्लास्टिक डाली तो माइक्रो प्लास्टिक बनेगी, हमारी फूड चेन का हिस्सा भी बनेगी। आर्थिक प्रभाव, भाई मछलियाँ जब मर जाएंगी तो मछुआरों को भी नुकसान होगा, है ना। और भी कह सकते हैं अपन, अब इकोसिस्टम जो वहाँ का है उसको भी नुकसान होगा, है ना। इस तरीके से कई सारे पॉइंट और भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे कन्वेंशन की बात करिए, फिर आगे की राह में वही सेम चीज़, क्या सुझाव दे सकते हैं आप। तो जालों की कोडिंग करना, ट्रैकिंग करना, कि भाई ये जो जाल यूज़ हो गया इसको वापस लाओ, है ना, मतलब इसको फेंको नहीं, हमें दे दो, हम यूज़ कर लेंगे इसका, हम इसको ठीक कर लेंगे, है ना। तो RFID वाला कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं यहाँ पर, है ना। कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे कि जो मालिक है उनको जवाब दे बनाने के, भाई यूज़ हो जाए तो वापस दे जाना, अगर तो फेंको नहीं हमें वापस दे जाओ, तो वैसा कॉन्सेप्ट। मछुआरों को प्रोत्साहन देना, अब मछुआरों को पुराने जो फटे जाल हैं उनको समुद्र में फेंकने की बजाय वापस लौटा दो, बाय बैक का कॉन्सेप्ट दे के आ जाओ, है ना। बायोडिग्रेडेबल जाल बनाना, जो डिग्रेड हो जाए, है ना, नेचुरल तरीके से। फिर सामुदायिक भागीदारी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम होगा पूरे देश के अंदर, वो अगर सामुदायिक भागीदारी नहीं होगी तब तक वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो मछुआरा समुदाय जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, उन्हें स्टैंडिंग की घटना होने पर बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित करना, मतलब वो ये ट्रेनिंग स्किल वगैरह वो सब देना। ठीक है, फिर वही सेम चीज़ निष्कर्ष यहाँ पर कि कोझीकोड में डॉल्फिन की मौत केवल स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि महासागरों के गिरते स्वास्थ्य के एक अलार्म है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरीके से इंसानों की हरकतें ऐसी हो रही, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी, भाई RRR का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, उसका यूज करना। ठीक है, तो वही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है ये RRR, रिफ्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से निष्कर्ष और आगे की राह हम ले सकते, बहुत सारी चीज़ें आप भी ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक पे जब बात करेंगे हम, तो वो ये है कि यहाँ पे चाइना में आपको देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी चल रही है कि चाइना में बहुत बड़ा तूफान आया है। तो उस टाइफून का नाम क्या है, बावी। क्या नाम है उसका, बावी। अभी इतना बड़ा टाइफून है कि फ्रांस से जो शहर है उतना बड़ा टाइफून है। तो भाई ये कमज़ोर हो भी होगा ना, फिर भी यहाँ पे चाइना को प्रॉब्लम दे रहा, बहुत तेज हवाएं चल रही, रेन भी हो रही चाइना में। लेकिन चाइना इतना एडवांस कंट्री है कि उसने पहले से ही सब सेट कर लिया कि भाई यहाँ से इन लोगों को निकालना, पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी अपने। तो थोड़ी कैजुअलिटी तो होती है, ऑब्वियस बात है। ठीक है, कैजुअलिटी हुई है,
लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल पे चाइना ने पूरी तैयारी करके बैठा था, बढ़िया तरीके से तैयारी करी और सबको अधिकतर बचा लिया उसने, ठीक है, मतलब रेस्क्यू कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग विंड हैवी रेन आर एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट मैनी ईस्टर्न, तो ऑब्वियस बात है चाइना को जब देखो तो ईस्टर्न वाले जो स्टेट हैं यहाँ से आएगा ना, ईस्ट चाइना सी से, तो इसी रीजन को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज सिटीज़ संडे वगैरह ये सब दिया हुआ है कि वही, तो किस तरीके से टाइफून बाबी, तो न्यूज़ में ये आ गया, वनडे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं टाइफून बाबी के बारे में, है ना, टाइफून बाबी के बारे में पूछ सकते हैं कि टाइफून बाबी कहाँ से रिलेटेड है, तो चाइना से, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ है हिंदी में भी दी कि ये जो टाइफून बाबी है चीन के पूर्वी तट और जो कि जिनजियांग प्रांत है वहाँ पे दस्तक दी उसने, राइट। फिर क्या है कि एक क्या होता है, ये ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन होते हैं, है ना, तो वो क्या होता है पानी के अंदर ही रहते हो, और जैसे ज़मीन पे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अपनी पूरी की पूरी मतलब ख़त्म हो जाते हो। लेकिन भाई ये इतना बड़ा है, फ्रांस के शहर जितना बड़ा है टाइफून, तो भाई ये ख़त्म भी नहीं हुआ, ज़मीन पर टकराने के बाद भी इसके क्या इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे है कि ये कमज़ोर होने के बाद भी किस में बदल गया, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया। इसका आकार इतना विशाल था कि ये अंदर तक पूरी प्रभावित करता चला गया, भारी बारिश तेज हवाएं अंदर तक गई, जबकि कोस्ट पे आके यहाँ पे क्या हो जाती है, वो चीज़ें खत्म हो जाती है, टाइफून वाला कॉन्सेप्ट है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला कॉन्सेप्ट, गॉट इट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो कि टाइफून होता क्या है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते, इनको इधर पे मतलब साउथ चाइना सी हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, इसमें टाइफून कहते हैं, हिंद महासागर में साइक्लोन कहते हैं, हमारे इंडिया के वाले एरिया में अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इसको बिली बिली कहते हैं, क्या कहते हैं, बिली बिली। निर्माण की शर्त ये है कि 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए, मतलब ये है कि इक्वेटर पे ये जनरेट नहीं होंगे, इक्वेटर जो 0 डिग्री 5 साउथ, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स बहुत कम होते हैं, मतलब इक्वेटर पे होता ही नहीं कॉरियोलिस फोर्स। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये जो टाइफून है, ये साइक्लोन है, वो जनरेट नहीं होंगे, सिंपल सा हमने पढ़ा है पहले भी ज्योग्राफी के अंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन और एक विंडी शेयर होता है, वर्टिकल विंडी शेयर होता है, वो उसमें न्यूनतम अंतर होना चाहिए, तब जाके ये शर्तें बनती किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा, जो चक्रवात फॉर्म होते हैं, ठीक है, और हवाएं क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, ऐसे इस तरीके से, गॉट इट। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे और क्या क्या है कि कहाँ चीन को पूर्वी तट को यहाँ पर प्रभावित कर रहा, राइट, और ईस्ट चाइना सी से लगा हुआ है, और वही सब यहाँ पे कि इस द्वीप का नाम देखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। साथ में ताइवान और जापान हो गया, उनके जो द्वीप हैं उनको भी प्रभावित करा, जैसे ryukyu आइलैंड है उसको प्रभावित करा, ठीक। फिर और देखो इसकी प्रकृति, प्रकृति की बात करोगे तो यहाँ पे रैपिड इंटेंसिफिकेशन, मतलब ये हो रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा, महासागर गर्म हो रहा है, ओशन गर्म हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही, वेपराइजेशन हो रहा है, वो चीज़ें ऊपर उठ रही, और क्या हो रहा, और ज़्यादा क्या हो, साइक्लोन्स हो रहे हैं, वो सब बनते जा रहे हैं, है ना। अब बनते जा रहा है ठीक है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है, बहुत हार्ड रेड ऐसा, मतलब होता ना बहुत खतरनाक वाले, उस तरीके से, तो बहुत तेजी से विकराल रूप ले लेते, है ना, तेज तीव्रता के कारण प्रशासन को बचाव की तैयारी नहीं मिलती, है ना, बहुत कम समय मिलता, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी रैपिड, मतलब रेपिटेशन ज़्यादा हो रहा है इनका। फिर अल्नीनो का प्रभाव, जिस तरीके से अल्नीनो का प्रभाव आया है, क्योंकि इस साल अल्नीनो था, आपको मालूम है ना, तो अल्नीनो के पैटर्न के कारण महासागरीय जो धाराएं हैं और वायुमंडलीय जो परिस्थिति है उसमें चेंज होते हैं, जो जिससे टाइफून के जो ट्रैक होते हैं ना, टाइफून या साइक्लोन उनके ट्रैक में भी चेंजेस आते हैं, है ना, गॉट इट, ठीक। अगला है इनलैंड फ्लडिंग, चक्रवात क्या होता है, जमीन से टकराने के बाद क्या होता है, अपनी नमी नमी सब खत्म कर देते हैं, लेकिन टाइफून क्या है, फ्रांस के आकार, जैसे कि मैंने बताया आपको, भाई इतना बड़ा है कि फ्रांस के आकार बड़ा है जितना, तो ये कई किलोमीटर तक अंदर गया और वहाँ बारिश करी, भूस्खलन करा, शहर में बाढ़ आई, ठीक है, तो इतना बड़ा था फ्रांस कंट्री के जितना बड़ा था, तो ऑब्वियस बात है ना, कमजोर होने के बाद भी ये क्या होगा, उतना ताकतवर होगा कि इफेक्ट दे पाए वहाँ पर। फिर चीन से क्या सीख सकते हैं, वही मैंने कहा कि मैं भाई जितना मैंने पढ़ा कि मास एवैक्यूएशन, भाई इतना बेहतरीन सिस्टम बना के रखे ना ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं ये लोग, वही है प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं पूरे के पूरे। देखो कैजुअलिटी तो अधिकतर होती है, लेकिन लाखों लोगों को सुरक्षित बचाना, ये भी चीज़ देखी जाती है ना। तो और बुनियादी ढांचे का शट डाउन करना, कि मान लो ट्रेन वगैरह हाई स्पीड रेल हो गई, उड़ाने हो गई, है ना, नौका सेवाएं हो गई, इनको तुरंत रोक दिया ताकि जानमाल की हानि ना हो। फिर शहरी बाढ़ की चुनौतियाँ,
यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि भाई जो शहरी बाढ़ का मतलब ये है कि वहाँ का इतना बड़ा एडवांस शहर है वहाँ पे चाइना में, तो उनका सिस्टम भी फेल हो गया। तो भारत के लिए यहाँ पे वही सीख है कि भाई ऐसी सिटियाँ बनाई जाएं जो क्या स्पंज सिटीज़ हो, पानी को सोख लें, है ना। तो इस चीज़ को अपनाना ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो शहर की जो बाढ़ है उसकी समस्या बढ़ती जाएगी। देन उसके बाद निष्कर्ष पे आएंगे तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर कि टाइफून बाबी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, राइट। तो इसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, देखो एक फिल्म्स की चीज आ गई यहाँ पर। तो सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए बेटा? सेंडाई सेंडाई फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क को रोकने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया था, है ना। अभी ये कोई विकल्प नहीं है, यही बताया कि विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्यता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से घटनाएं हो रही, मतलब इरेगुलरिटी बढ़ती जा रही है ना इन सब चीज़ों में। गॉट। भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए प्रतिक्रियाओं के बजाय जलवायु, जो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें निवेश करना चाहिए वगैरह वगैरह। इस पर कई सारी चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं आप। गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा द हिंदू का एनालिसिस था। 4-5 न्यूज़ थी जो मेन मेन लगी मुझे, ठीक है। गॉट इट। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।